हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। और ब्रांच अकाउंटिंग में आज का हमारा क्वेश्चन एशियन स्टोर वाला। देखो इसमें हमारे पास है एशियन स्टोर ऑफ अजमेर हैज अ रिटेल ब्रांच एट अलवर। द गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस विच इज फिक्स अ प्रॉफिट 25% ऑन परचेज प्राइस। कॉस्ट का 25% यानी कि 1/4। कॉस्ट का 1/4 यानी इनवॉइस प्राइस का 1/5। ठीक है। All expense are paid by head office. From the following particular, prepare branch stock, branch debtor, goods sent to branch, branch expense, branch adjustment and branch stock reserve. सारे के सारे बनाने हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक 5000, डेटर 7000, स्टॉक रिजर्व 1000। फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 6000, cash sale, credit sale, goods written by store, cash received from debtor, discount allowed to debtor, bad debt, expense paid by head office and balance on 31st December। क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 कोई बात नहीं, याद नहीं रहा होगा। हाँ जी, ये हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसकी कॉपी है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। फर्क आ गया है। जब आपने पिछला क्वेश्चन किया था तो उसने लिख के दिया था कि ब्रांच स्टॉक किस पे है, कॉस्ट पे। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसने लिख के दिया, क्या लिख के नहीं दिया। तो हमें कैसे पता लगे? तो हम देखो क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। इसने आपको स्टॉक रिजर्व दिया है 1000 रुपए का, और आपको इसने बोला है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 5000। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार 5000 बताओ कितना आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तो कॉस्ट का 1/4 आप ले रहे हो ना। कॉस्ट का 1/4 यानी इनवॉइस प्राइस का 1/5 होता है। इनवॉइस प्राइस का 1/5 होता है। अच्छा, पहले एक चीज मेरे को आप सभी बताओ, बेसिकली ये जो हम करते हैं कॉस्ट का 1/4, इसका 1/5, ये आता भी है नहीं आता है तुम्हारे को? वैसे तो जो मेरे पुराने बच्चे मैंने उनको पढ़ा तो रखा है, तो तुमको आता ही पता ही क्या चल रहा है? या मैं एक बार बता दूं, 10 मिनट लगेंगे पर मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, है ना? क्योंकि ऐसा ही आज एक सेकेंडरी क्लास में वो जो था एक्चुअल में हमारे पास एक टॉपिक, तो उसमें परसों मेरे से एक लड़की ने आगे पूछा, बताया था ना? हाँ, नहीं बताया उनको था, सेकेंड ईयर वालों को बताया था। इसी क्लास में बताया था क्या? सेकेंड ईयर वाली क्लास में बताया था जो अपना चैप्टर खत्म हो रहा था, यूनिट कॉस्टिंग वाला। तुम्हें बता रखा है ना? अरे ऐसे मैं तो सब क्लास में पढ़ाता हूँ, ऐसे इनको भी बताया था कॉस्ट कॉस्ट वाले में, यूनिट कॉस्टिंग के आखिरी पार्ट में बताया था। अरे बच्चों को आता ही नहीं, बच्चे 11th क्लास में सीख के आते हैं यार। ये चलो देख लो फटाफट, सुनो। जीपी रेट ऑन कॉस्ट जो आप लेते हो वो होता है इक्वल टू जीपी रेट ऑन सेल्स। मेरे को 2 मिनट लगेंगे, मैं 2 मिनट में ना ये थोड़ा सा ढंग से कॉन्सेप्ट वाइज बताता हूँ, शॉर्टकट में नहीं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे थोड़ा बढ़िया रहेगा। देखो क्या होता है जब आप प्रॉफिट निकालते हो ना, जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो प्रॉफिट निकालते हो तो एक तो आपको चाहिए होती है प्रॉफिट की रेट, और एक आपको चाहिए होता है अमाउंट मल्टीप्लाई करने के लिए, तभी तो काम चलेगा। तो आप बात को समझना, अगर प्रॉफिट रेट और अमाउंट दोनों सेल्स के दिए हुए हैं, प्रॉफिट रेट भी सेल्स पे है और अमाउंट भी किसका है, सेल्स का। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आप सेल जो करते हो वो सेल कर रहे हो 1 लाख, और मैं बोल रहा हूं कि आप प्रॉफिट कमाते हो सेल्स का 25%। तो देखो दोनों पैरामीटर सेल्स पे हैं, तो कुछ भी नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख का 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। ऐसे ही एक और केस होता है, वो भी डायरेक्ट चलता है। मान लो आपको प्रॉफिट रेट किस पे दे, वो कॉस्ट पे, और अमाउंट भी किसका हो, कॉस्ट का हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, एक ही बात, तो भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन चलता है। कैसे समझना, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपकी कंपनी में कुछ गुड्स है, उस गुड्स का कॉस्ट कितना है, 80,000, और आप प्रॉफिट कॉस्ट पे ही लेते हो। कॉस्ट का कितना परसेंट लेते हो, 20%। तो आप देखो प्रॉफिट रेट भी किस पे है, कॉस्ट पे, अमाउंट भी किसका है, कॉस्ट का। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? यानी कि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया आपका। तो अगर रेट और अमाउंट दोनों का बेस अगर सेम होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चक्कर दिमाग में खोपड़ी में कब पड़ता है बच्चे को, जब मान लो रेट तो मैं दे दूं आपको सेल्स की और अमाउंट किसका दे दूं, एक तो तब चक्कर बढ़ जाएगा आपका कि दोनों पैरामीटर अलग अलग हो गए।
या फिर मैं प्रॉफिट रेट तो किस पे दे दूं, कॉस्ट पे, और क्वेश्चन में अमाउंट कौन सा अवेलेबल हो, चक्कर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि दोनों उल्टे हैं। ऐसे केस को ही कन्वर्ट किया जाता है, बात को समझना। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो है 1,20,000 का। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1,20,000 का। और मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो प्रॉफिट रेट है वो सेल्स पे कितना परसेंट है, 30% है। तो अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट रेट तो किस पे है और अमाउंट किसका है, कॉस्ट का। दोनों अलग अलग है तो दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में पता है क्या करते हैं बेटा, आप एक काम करो, ये जो प्रॉफिट रेट किस पे है, सेल्स पे, अगर मैं इसको एनी हाउ कन्वर्ट कर दूं प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट पे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, फिर क्या दिक्कत है। तो प्रॉफिट रेट को कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट रेट ऑन सेल, कुछ भी नहीं चलता। कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। अगर इधर 1/2 है तो सेल्स पे कितना लगता है, 1/3। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे कितना लगेगा, 1/4। कॉस्ट पे है 1/4 तो सेल्स पे कितना लगेगा, 1/5। और इधर है अगर 1/5 तो इधर कितना लगेगा, 1/, ध्यान रखना सेल्स पे एक पॉइंट ज्यादा करना होता है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, आप बोल रहे हो प्रॉफिट रेट सेल्स पे, तो प्रॉफिट रेट सेल्स पे कितना है, 20% का मतलब 5। अगर आपको प्रॉफिट रेट कॉस्ट पे बनाना है, देखो सेल का प्रॉफिट रेट है, सेल का, और आपको किसका चाहिए, सेल से कॉस्ट पे जाओगे तो एक पॉइंट कम हो जाएगा ना। आपका प्रॉफिट है 20% यानी कि 1/5, सेल्स का 1/5 यानी कॉस्ट का कितना माना जाएगा, ये 1/4 माना जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हो इट इज द प्रॉफिट रेट 1/4 ऑन कॉस्ट, यानी कि 25%। 1/4 का मतलब बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 का अगर आप 1/4 निकालोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1,000 रुपए का प्रॉफिट। ये होता है प्रॉफिट रेट का स्वैपिंग। ऐसे नीचे आ जाओ, मान लो आपको प्रॉफिट रेट बोले कि हम तो जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कॉस्ट पे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 25%। और हमारा अमाउंट ऑफ सेल्स कितना है, 80,000। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट को कन्वर्ट कर दो प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स में, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाओगे ना। तो कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 1/4, अगर ये कॉस्ट का 1/4 है, ये देखो कॉस्ट का 1/4, तो सेल्स का कितना माना जाएगा, 1/5। तो हम ले लेंगे कि भाई ये जो हमारा प्रॉफिट रेट है इट इज 1/5 ऑन सेल्स। तो बस 1/5 कर दो सीधा 80,000 का, 80,000 का 1/5 करोगे आपका आंसर कितना आएगा, 16,000 रुपए। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से प्रॉफिट रेट, तो जब भी आपका प्रॉफिट रेट चलता है और आपको जरूरत हो तो आप स्वैप कर सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट कितना लेते हो, परचेज, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट, कॉस्ट का 1/, कॉस्ट का 1/4 यानी कि सेल्स का 1/, सेल्स बोलो या इनवॉइस बोलो एक ही बात है ना। तो अभी हमको है ना स्टॉक जो है इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है 5,000 का, अगर आप 1/5 लोगे तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट आएगा, 1,000 का आएगा ना। और स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक ही होता है। ये क्रॉस चेक हो गया। स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया ना, स्टॉक रिजर्व में आप क्या लिखते हो, बाय बैलेंस बीडी लिखते हो, ये लिखते हो ना। तो ये रखा है ना, ये ना, नजर नहीं आ रहा क्या, क्या है मन से नोट ले रहा हूँ। ठीक है तो आप एक नोट लिखो इसमें, चलो। बाय बैलेंस बीडी मतलब क्या होता है उसका, आता है क्या, अमाउंट कौन सा आता है, पढ़ कॉपी खोल के पढ़, क्या आता है उसमें। स्टॉक रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस होता है बाय बैलेंस बीडी, उसमें अमाउंट क्या आता है, पढ़ना है, कॉपी खोल के पढ़ेगा जब तो पता पड़ेगा, फिर तो आराम कर बैठ के। वो होता है प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। जो अमाउंट आता है, अमाउंट कैसे आता है, अमाउंट हवा में से निकल के आता है क्या, अमाउंट कहां से आता है उसका, भाई बाय बैलेंस बीडी तो तेने कहा सर हम लिखते हैं, लेकिन वो अमाउंट कहां से आएगा बेटा, अमाउंट भी तो लाओगे ना कहीं से, अमाउंट हवा में थोड़ा आ जाएगा। अमाउंट होता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, लिखो, नोट लिखो, इन द गिवन केस, वो तुम्हारी मर्जी के सुन, लिखो, लिखो, इन द गिवन केस
there is no information in the given case, there is no information, there is no information that, there is no information that, no information that the value of stock is given, the value of stock is given on cost or invoice price, on cost or invoice price. There is no information that the value of stock is given on the cost or invoice price. We assume this on invoice price. We assume this on invoice price because stock reserve, because stock reserve confirm that, stock reserve confirm that. अब मैं ना एक काम कर रहा हूँ कि हमारा जमड़ू भूल गया स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो देख भाई, ये स्टॉक रिजर्व, तो सबसे पहला अकाउंट में कौन सा बना रहा हूँ, स्टॉक रिजर्व। अब याद करना पिछले जन्म को, ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। तो बेटा बाय बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। तो कितना प्रॉफिट है हमारे पास, 1000 का है ना। और टू बैलेंस सीडी का मतलब प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका देखो जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8000 का। तो 8000 में प्रॉफिट निकालो कितना आएगा, 8000 का 1/5 निकालो बेटा, 8000 का 1/5 कितना आएगा। तो ये तो अपन पहले प्रॉफिट निकालना सीखते हैं, फिर बात आती है कि सर चलो ठीक है प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब इसकी एंट्रीज क्या करते हैं। एंट्रीज पता है क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं, लठ लेके आऊंगा मैं कल से। अरे कौन सा जीएसटी भी क्या बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ इस अकाउंट को, बच्चे को झूला दिया है कभी जिंदगी में, दिया है तो बढ़िया, और नहीं दिया तो ये दे लो, इधर से इधर, इधर से इधर। तो इधर का 1000 तो इधर, और इधर का 1600 इधर, और दोनों तरफ क्या लिख दो, इधर भी लिख दो ब्रांच एडजस्टमेंट, ये ब्रांच एडजस्टमेंट। इधर भी क्या लिखोगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, ये बन गया कौन सा अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ऐसा बनाया था हमने उस दिन नंबर 12 के अंदर, अगर आपको याद हो तो। नहीं बनाया ऐसा, हाँ जी। अब आ जाओ आप, देखो अब टोटल अकाउंट पता है कौन कौन से बनते हैं, याद है किसी बच्चे को, भूल भाल गए। हाँ 8 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं बता। अरे मैं भूल जाऊंगा, मेरे को लिखने होते। तो जिन बच्चों को, अरे जिन बच्चों को आता है अपनी अपनी कॉपी में कम से कम वो 8 अकाउंट के, 8 में से स्टॉक रिजर्व तो मैंने बना ही दिया, 7 बचे, बनाओ 7 के फॉर्मेट। और 7 में से मैं आपको बताऊं, मतलब जिन जिन का आपको बैलेंस दिया हुआ है ना, वो बैलेंस तो बना ही लो आप। बैलेंस किसका दिया हुआ है अपने को, 11 कर रहे हैं ना, तो बुक क्या है तुम्हारी, टाइम पास करने आती है यहाँ पे, निकालो ना फिर, फालतू बात कर रही हो। स्टॉक है और डेटर है, देखो कैश दिया हुआ नहीं है हमको, तो हम अभी कैश नहीं बना रहे हैं। और क्या, बुक लाते हैं और बैग में रखी रहती है बुक, इनकी पता नहीं क्या करते। लो जी, तो ये आपका कौन सा अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, हाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका स्टॉक का, देख के बताओ, 5000 था, है ना। स्टॉक ओपनिंग में 5 और क्लोजिंग में कितना, 8 है। ठीक है चलो, फिर आ जाओ आगे, डेटर अकाउंट के फॉर्मेट पे आ जाओ, डेटर अकाउंट बना। लो बेटा ये आपका डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट का बैलेंस क्या आएगा,
ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखोगे और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखोगे? एक मिनट, आपका डेटर कहाँ बेटा, बताओ बैलेंस 7000। तो बेटा ये टू बैलेंस बीडी तो आ जाएगा कितना, 7000। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, ये आपका बाय बैलेंस सीडी कितना, 4000, 4000 रुपए। ठीक है, ये हो गया डेटर का बैलेंस। तो स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, एक हम बनाएंगे जीएसटी भी। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपका जीएसटी भी है ना, 3 अकाउंट दे बन गए। ब्रांच कैश की जरूरत है नहीं, एक बनाते हैं ब्रांच एक्सपेंस। लास्ट क्लास जो पढ़ाई वो घर जाके देखी आप लोगों ने, घर जाके देखी? ये चैप्टर ऐसे उड़ जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा क्या हो गया, है ना। इसलिए भैया ढंग से पढ़ो, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 50% बच्चों के बैक अकाउंट्स में, आपकी अधिक जानकारी के लिए बताता हूँ, मेरे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ तो जितने पढ़ाए थे लगभग लगभग पास है सारे, है ना। लेकिन जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है ना, उसमें बैक है धमाधम धमाधम। मेरे यहाँ तो 2 बच्चे हैं जो ढंग से नहीं पढ़ते थे, तो 2 की बैक आ गई। वो भी समझाया था जिसे, वैसे ना ऐसे नाम नहीं बोलते क्लास में किसी। 2 ही बच्चे थे, उनको बोला था ढंग से पढ़ो यार, जो दिक्कत आएगी, दिक्कत आ गई 2 की, है ना। तो बाकी तुम समझदार हो खुद, है ना। इसलिए ढंग से पढ़ो, वरना बैक आ जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, क्या कंपलसरी है जिंदगी में? कंपलसरी होता है, पास होना कभी ऑप्शन होना होता है। हाँ हाँ, अब तो कंपलसरी है, वरना गई भैंस पानी में तुम्हारी। चलो, ट्रांजेक्शन, जीएसटी भी देखो, जीएसटी में भी लिखा हुआ नहीं है, पर ये भी इनवॉइस प्राइस पे मानेंगे, क्योंकि अपने स्टॉक को भी मान लिया इनवॉइस पे, इसको भी इनवॉइस पे मानेंगे। आपने 80,000 का गुड्स दिया और ब्रांच ने 6,000 का वापस किया। अरे ब्रांच पे गुड्स भेजते हो तो क्या एंट्री होती है बेटा? ब्रांच पे गुड्स देते हैं, क्या एंट्री? गुड। टू जीएसटी भी कितने का माल दिया आपने? 80 का। और 80 का दिया, ब्रांच ने रिटर्न कितने का किया बेटा? 6,000 का। तो बाय एस टी बी की रिटर्न किया कितने का? 6,000 का। नीचे अपने अकाउंट ओपन कर रखा है जीएसटी भी। हाँ, तो हम वहाँ चलते हैं, चला जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक 80,000, और टू ब्रांच स्टॉक 6,000। ठीक है, दोनों टेंशन रिकॉर्ड हो गए हमारे ना, क्योंकि ब्रांच कैश का बैलेंस नहीं ना बेटा हमारे पास। ब्रांच नहीं, बात नहीं, तो उसको खाली स्टॉक में लिखेंगे। तो अपने पास कैश का पता नहीं ना, कैश बैलेंस का, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। देखेंगे बाद में जरूरत पड़ेगी तो बना भी लेंगे, हमारा क्या है। हाँ जी, ये हो गया, हो गया। अब आपके पास कैश सेल है कितने का? 3,500 का है, और क्रेडिट सेल 68 का। तो कैश सेल की एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक में हम लिखेंगे बाय ब्रांच कैश या ब्रांच बैंक लो, कितने का है? 3,500 का है ना। अब क्योंकि हमने ब्रांच कैश तो बनाया नहीं, इसलिए उसकी पोस्टिंग और कहीं नहीं कर रहे हैं। फिर आपका क्रेडिट सेल भी है। अरे क्रेडिट सेल कितना है? 68,000। इधर 68, इधर भी आ जाएगा टू ब्रांच। यहाँ तक आ गया। फिर क्या है आपका? गुड्स रिटर्न बाय डेटर, कितने का गुड्स रिटर्न किया देखो बेटा। अच्छा, 1,000 का रिटर्न है, और फिर कैश भी दे रहे हैं 67। चलो जी, 1,000 का रिटर्न है, तो 1,000 के रिटर्न के लिए सेम एंट्री,
बाय ब्रांच स्टॉक आ जाएगा इधर, और जितना कैश देंगे उसके लिए बाय ब्रांच पे। तो कैश तो कितना दिया 67, और ब्रांच स्टॉक कितना 1000। लिखो ना, क्या दिक्कत है? बैंक और कैश में क्या फर्क है, पागल हो क्या? ये आपका टू ब्रांच डेटर, अमाउंट रुपीज 1000, ठीक है। चलिए फिर उसके आगे लिखते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट बनाएगा अपन ने, जो एट में लिखा था सेल्स के लिए, तो लगी परेशान करती है। हो गया हो गया। अब देखो डिस्काउंट और बैड डेब्ट एक्स्ट्रा जोड़ के लिख रहे हैं, कितना है 1500 और 1500, 3000 रुपये आ जाएगा। तो 3000 रुपये तो डेटर में आएगा, क्या आएगा डेटर में बताओ? बाय ब्रांच एक्सपेंस, बाय ब्रांच एक्सपेंस, और ये आ जाएगा कितना, अमाउंट रुपीज। उधर आपने एक्सपेंस अकाउंट बना रखा है, एक्सपेंस अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू ब्रांच डेटर, कितना 3000 है ना, हमने दोनों का अमाउंट जोड़ लिया। फिर आगे नेक्स्ट आपके पास है, देखो ब्रांच एक्सपेंस किसने पे करे, हेड ऑफिस ने। लगाओ तीनों का टोटल, 1000 और 7, 7500 हेड ऑफिस ने पे करे है ना, 7500 रुपये का खर्चा हेड ऑफिस ने पे करा है। वहीं रख दे, पीछे रख दे, पीछे रख दे। कितना अमाउंट लगा, आधा लीटर के, आधा लीटर के, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, मैं ट्रांसफर कर दूंगा तेरे को, है ना। चलिए, तो कितना खर्चा, 7500, ये हो गया 7,500। फिर आपका है क्लोजिंग बैलेंस है, मेरे ख्याल से क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया था हमने, लिख लिया था ना। लीटर का 8,000 और ये 4,000, खत्म कहानी। चलो, तो जितना हमें इस क्वेश्चन में से लिखना था वो तो हमने ये यहां तक लिख लिया, आप देख लो। ये 4 अकाउंट हमने बनाए, एक हमने स्टॉक रिजर्व पहले बना चुके थे, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, सुनो। मैं सबसे पहले देखता हूं, देखो नॉर्मली ना सबसे पहले डेटर अकाउंट इजीली बैलेंस हो जाता है। डेटर अकाउंट को बैलेंस करो, कोई बैलेंसिंग वगैरह आ रहा है क्या, चेक करना। डेटर अकाउंट में कोई बैलेंसिंग वगैरह आ रहा है क्या? अच्छा, नॉर्मली डेटर में बताइए क्या देखते हैं, डेटर में देखना चाहिए आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश कलेक्शन और क्रेडिट सेल। मेरे ख्याल से कोई बैलेंस आना ही नहीं चाहिए इसमें। ये बन गया नोट नंबर 1, ठीक है। अब आप आ जाओ स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट का क्या हाल चाल देखो, बताओ भाई, स्टॉक अकाउंट में आ रहा होगा बैलेंसिंग वगैरह, और कितने का आ रहा है ये भी बता दो। 86, 86 मेरे ख्याल से बैलेंस ही डेबिट साइड में आ रहा होगा, है ना। नहीं, इधर का टोटल तो 86 आ गया ना बेटा, 80 इधर का आ गया, है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट आपको देखो, देखो स्टेशन कराने यही फायदा हो जाएगा ना। अभी तक ऐसा बैलेंस आया ही नहीं आपके पास, अब आ जाएगा। इधर का टोटल कितना 86 है ना बेटा, इधर का टोटल 86। अब आपका बैलेंस फिर कितना आ रहा है, 1500 रुपये आ रहा है, कितना बैलेंस ही 500 आ रहा है। देखो बात समझना, बैलेंस को दो पार्ट में डिवाइड करो, जितना बैलेंसिंग फिगर है उसमें जितना प्रॉफिट ऐड है उसके लिए क्या लिखो, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, और जितनी कॉस्ट है उसके लिए क्या लिखो, बाय ब्रांच में। आप बोल रहे हो 500 आ रहा है ना, तो 500, प्रॉफिट का रेट अपना 1/5 चल रहा है, 500 का 1/5 निकालो, बचा कितना। तो ये बैलेंसिंग फिगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो, 100 रुपये जाता है एडजस्टमेंट में, और 400 किसमें जाता है आपका, कॉस्ट में जाता है, ठीक है। चलो भाई, ये हमने बनाया कौन सा नोट, नोट नंबर 2। नोट चल रहे हैं ना बेटा अपने, पहले डेटा अकाउंट कंप्लीट करा, फिर स्टॉक अपने को सीक्वेंस में बताओ नीचे ना, ताकि जब आप ये नोट जरूर डाल दिया करो, ताकि आप जब खुद क्वेश्चन करो तो आपको पता लगे, सांप सीढ़ी तरह चलता है क्वेश्चन, किसका बैलेंस शीट कहाँ चक्के चल जाएगा कुछ पता नहीं पड़ेगा तुम्हारे को, पता लगे 99 में से आपने काट लिया, आंसर ही मैच नहीं हुआ। बताओ,
पर नोट्स बनाते हो अपना क्वेश्चन समझाया, नोट ही नोट बनता है इसमें, तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। वैसे मैंने इस पेज पे पता नहीं कहाँ बनाया था, मैं तुम्हें भूल गया। स्टॉक रिजर्व बनाया था, कहाँ कहाँ बनाया था रे? पूरा ऐसे ढूंढना पड़ता है दूरबीन से। अरे आजा रे, ये रहा, है ना, ये हमने बनाया था स्टॉक रिजर्व। वैसे तो नोट नंबर 1 ये था, पर कोई बात नहीं, 1 2 हम नंबर दे चुके हैं, तो उसको नोट नंबर 3 दे देना। ये बना रखा है आपने? ठीक है, चलिए 3 नोट बन गए। अब आप आ जाओ आगे। चलो ब्रांच एक्सपेंस। अरे ब्रांच एक्सपेंस यही तो एंट्री है ना। ब्रांच एक्सपेंस का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कटे जाता है बेटा, वो जाता है ब्रांच पी एंड एल में। तो जी बाय ब्रांच पी एंड एल कितना आ गया? सॉरी 10,000 एंड, ये आपका आ जाएगा 10,500। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम्म, चलो बेटा, कौन कौन से अकाउंट आपके बचे हैं? ये हो गया, ये हो गया, जीएसटी बचा है। जीएसटी में क्या करते हैं याद है आपको? हाँ, क्या करते हैं? प्रॉफिट कैंसिल करते हैं बेटा। देखो कैसे, आपने ब्रांच को कुछ दिया 80 का, ब्रांच ने कितने का वापस दिया? तो ब्रांच के पास कितने का माल बचा? 74 का। बेटा 74 पे प्रॉफिट निकालो, तो आएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट। एक मिनट बेटा, ये आपका टू ब्रांच एडजस्टमेंट। 74,000 पे कितना? 1/5, है ना? कितना आया? 14,800। तो बैलेंसिंग फिगर जाता है इसका ट्रेडिंग अकाउंट में। टू ट्रेडिंग अकाउंट बताइए कितना आ रहा है? नो, कितना आ रहा है बैलेंस फिगर बताओ? 59,000 एंड, तो ये अकाउंट नंबर 5 हो गया मेरे ख्याल से। वैसे देखा जाए ना तो अगर आप 5 अकाउंट बनाने आ गए तो आपका 95% क्वेश्चन खत्म हो गया। 95%। तो बोले सर 5% में क्या बनाना है? हाँ, अब क्या है, आपको ना ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पीएनएल बनाना है। और मजे की बात यह है कि आपने अभी तक जितना काम किया है उसी से आपका ब्रांच एडजस्टमेंट भी बन जाएगा और ब्रांच पीएनएल भी बन जाएगा। हाँ जी, ये आपका ब्रांच एडजस्टमेंट, ये ब्रांच एडजस्टमेंट। अब आप एक एक करके, सबसे पहले अपन ने स्टॉक रिजर्व बनाया था, और हमने पता है क्या करा था? स्टॉक रिजर्व में एक तरफ लिखा था बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, एक तरफ लिखा था टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो पता है क्या आएगा? एक तरफ तो आएगा बाय स्टॉक रिजर्व, और एक तरफ क्या आएगा? टू स्टॉक रिजर्व। अमाउंट कैसे कैसे आएगा इधर देखो, पंगे भैया वो गिरा, ये लिखा था ना आपने, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट और टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो बाय स्टॉक रिजर्व तो 1000 और टू स्टॉक रिजर्व 1600। बाय स्टॉक रिजर्व तो आपका 1000 और टू स्टॉक रिजर्व कितना? 1600। एक आपने जीएसटी में लिखा है टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो इधर आएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। कितना था वो? 14,800 था, कितना था? क्यों भैया? 14,800 था ना। चलिए, अब मैं आपको बता दूं डेटा अकाउंट में ही कभी नहीं आता। लगाऊं चाटा खींच के भी 1 मिनट में? भिंडी है क्या? ये रहा ना, जनरल एंट्री पोस्टिंग नहीं आ रही, 11 में बढ़ाऊं वापस, ये करी ना एंट्री, ये जीएसटी। उधर क्या लिखा है जो? क्या लिखा? बाय ब्रांच। अरे तो इतना तुम भी समझते हो यार, अजीब पागल हो तुम। तुम्हारा तुम्हारा ध्यान पढ़ने के अलावा सब चीजों में होता है, ये तो समस्या है। मेरा ध्यान खराब करती हो फालतू में। लो, बाय जीएसटी भी 14,800। फिर आ जाओ आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखो आपने क्या करा था, ये लिखा है बाय ब्रांच, 100 रुपये लिखा है ना। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट है, तो इधर क्या आएगा? टू ब्रांच स्टॉक कितने रुपए?
100 रुपये। और कहाँ आ रहा है देखो ब्रांच एडजस्टमेंट, अरे ब्रांच एडजस्टमेंट और कहाँ आ रहा है, देखो सुनो, दो जगह तो आया स्टॉक रिजर्व में, वो आ गया, एक जीएसटीवी का आ गया, एक ब्रांच स्टॉक का आ गया। ब्रांच एक्सपेंस में कहीं आता नहीं है। हाँ 16,000 था, कितना था मेरे को भी याद नहीं, गलत लिख दिया मैंने, 1600। चलो अब लगाओ टोटल, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्रांच पी एंड एल में। तो आपका टू ब्रांच पी एंड एल कितना आ रहा है भाई बताओ, कितना आ रहा है भाई बोल, 14,001, 14,100, 14,100 आ रहा है भाई इनका। तेरा कितना आ रहा है, 11, तुम्हारा ये आ रहा है 1400। चलो भाई अब आ जाओ आप ब्रांच पी एंड एल पे। तो अब जब आप ब्रांच पी एंड एल बनाओगे, तो एक तो आपको ये प्रॉफिट का अमाउंट कहाँ से आ रहा है, एडजस्टमेंट से आ रहा है ना बेटा। लो जी, तो ये आपके पास ब्रांच पी एंड एल पैसा आ रहा है एडजस्टमेंट से, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट कितना बताया बेटा तेने, 14,100, 14,000 और 100। अब आपने एक तो ब्रांच एक्सपेंस पे लिया था मामला, कितने का था वहां से बैलेंस फिगर बताओ, 10,900। और एक है ना, आपने वो ब्रांच स्टॉक में कितना, 400 रुपये, 400। अब निकालो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो जाएगा हेड ऑफिस पी एंड एल में, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। हाँ भाई कितना आ रहा है बताओ, 3,200, चेक कर लेते हैं फटाफट से, 3,200। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 16 नंबर में आएगा, सीधा ध्यान रखना। इसलिए अगर हेड ऑफ स्टूडेंट, इसलिए आप में से अगर कोई बच्चे ये सोच रहा है कि मैं सर ये चैप्टर छोड़ के चला जाऊं, तो आपकी खुद की रिस्क है, आप 16 नंबर छोड़ना चाहते हैं वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन इसके करने भी नहीं है, आपको ज़्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अपने कौन सा करा, 11 कराना, 11 से लेके मुझे 15, 5 क्वेश्चन कर जाना एग्जाम में, 5 या 6, इतने कर जाओगे तो आपका स्टॉक एंड डेटर इतना बन जाएगा कि आपके वहाँ 16 में से या तो 16 आ जाएंगे पूरे, और नहीं तो कम से कम 11-12 नंबर तो आ ही जाएंगे। इतना तो आपको करना ही जाएगा वो 5 क्वेश्चन करके। और जबकि अगर आप थ्योरी करोगे ना, तो 8 भी नहीं आ रहे, 16 में से 8 भी नहीं आएंगे थ्योरी करोगे तो, मैं पहले ही बता दूं। इसलिए थ्योरी के चपड़े मत पढ़ना, ऐसा उलझोगे कि निकल नहीं पाओगे थ्योरी में से। सबसे बढ़िया 5 क्वेश्चन है, घर में बैठ के ईमानदारी से पढ़ो तो पढ़ सकते हो आप। समझ में आ गई बात, सबसे इंपॉर्टेंट, 7 out of 10 टाइम दिस मैथड विल बी आस्क्ड। इसकी तो स्टार्टिंग है स्टॉक इंडिया। चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।